हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीएसी का लेक्चर 1 नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीएसी एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल पे होने वाले एक बहुत रेप्यूटेड एग्ज़ाम्स में से है और आपको नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी रिकॉग्निशन एज वेल एज स्कॉलरशिप दिलाता है। तो एनटीएसी का आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे और फर्स्ट लेक्चर है, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव्स। और वेव्स के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। द फर्स्ट पॉइंट विल बी कि व्हाट इज़ अ वेव, वेव का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। द सेकंड थिंग इज़ कि वेव्स किस किस टाइप की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे और उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और वेव्स के साथ जो जुड़ी हुई बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड और वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में कोरिलेशन। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेव। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ वेव? कभी भी अगर आप किसी तालाब में, स्टूडेंट्स एक स्टेशनरी तालाब में जिसमें पानी मूव ना कर रहा हो, उसमें अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि तालाब में कुछ रिपल्स इस तरीके के प्रोड्यूस होते हैं। आप ये जनरली देखते हैं कि इस तरीके के रिपल्स आपको तालाब में प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर भी आपने पेबल फेंका है उसके दोनों ओर आपको रिपल्स नजर आते हैं। तो वाटर इज मूविंग अप एंड डाउन। सो दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि वाटर के पार्टिकल्स को अप डाउन ट्रेवल करवाता है या उनकी मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करवाता है, दैट इज डिफाइंड एज अ वेव। तो व्हाट इज अ वेव? अ वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है जो कि किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है, यूजुअली उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके। वाइब्रेशनल मोशन के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जब भी कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर लेफ्ट या राइट को मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक वेव क्या होती है, जब भी एक वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है, यानी कि उसको मीन पोजीशन से ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में क्या करती है? वाइब्रेट करना शुरू करती है। तो वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। यूजुअली कोई भी वेव स्टूडेंट्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। सो इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म अ वेव इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। वेव यूजुअली इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या की जाती है? रिप्रेजेंट की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेव्स कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं, यूजुअली क्लासिफिकेशन क्या है इनका। कुछ वेव्स तो स्टूडेंट्स इस तरीके की होती हैं जिन वेव्स को चलने के लिए, यानी कि डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो पत्थर आपने पानी में फेंका था स्टूडेंट्स, उसमें पत्थर को ज़रूरत है, उन वेव्स को ज़रूरत है किसकी? पानी की, ताकि वो वेव्स, वो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे ट्रैवल कर सके। तो ऐसी कोई भी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी तरीके के मीडियम की ज़रूरत होती है, वो वेव्स कहलाती हैं इलास्टिक वेव्स या फिर मैकेनिकल वेव्स। यूजुअली जो इलास्टिक या मैकेनिकल वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं? किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती हैं और इनको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की ज़रूरत ज़रूर होती है। और ये डिस्टर्बेंस जो है बच्चों, वो अपने साथ एनर्जी लेके चलता है। तो जब भी हम पत्थर फेंक रहे हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू किए और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के, वाटर पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की वजह से जो डिस्टर्बेंस है वो आगे की ओर को ट्रैवल होता है। तो मैकेनिकल वेव्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी जगहों पर एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर कोई मीडियम ना हो। जैसे अगर आप स्पेस में किसी वेव, मैकेनिकल वेव की बात करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे साउंड वेव बच्चों एक मैकेनिकल वेव है। साउंड अगर आप बोलते हैं तो बोलने की वजह से एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ये वेव एयर के पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है और इसी की वजह से जो साउंड है वो अगले पर्सन तक पहुंचती है। तो अगर हम एयर को बीच की हटा दें, यहाँ पर वैक्यूम कर दें, तो वैक्यूम करने की वजह से आपको, अगर आप कुछ भी बोलेंगे, कितना भी लाउडली आप चिल्लाओ, दूसरे आदमी तक कोई भी साउंड नहीं पहुंच पाएगी। जैसे अगर हम स्पेस में चले जाएं, ओपन स्पेस में, और वहां चिल्लाएं तो हम खुद की साउंड भी नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो मीडियम जिसके थ्रू जो वेव है वो ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंच सके। तो मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स को हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, उसके बिना ये वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं करती। दूसरे तरीके की स्पेशल वेव्स हैं बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव्स, और उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेजरली आती हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि बच्चों हमारी विजिबल लाइट, जैसे कि रेडियो वेव्स, जैसे अल्ट्रावायलेट रेस, ये सारी की सारी वेव्स ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरीके के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इनको आगे बढ़ने के लिए बच्चों किसी भी तरीके के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बच्चों आप देखिए सन से आने वाली लाइट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से एक लिमिटेड हाइट तक है, 600-700 किलोमीटर्स तक, लेकिन बच्चों उसके बाद कंप्लीटली क्या है, वैक्यूम है, लेकिन सनलाइट फिर भी हम तक पहुंचती है। इसका मतलब सनलाइट को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ही हम तक पहुंचेगी, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, यानी कि ऐसी जगहों पर ट्रैवल कर सकती है जहां पर कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सके, ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकता है, उसे बोला जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर एक नॉन मैकेनिकल वेव। सो नॉन मैकेनिकल वेव्स में बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। तो इस तरीके से ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है बच्चों मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स में। तो अगर हम फंडामेंटली देखें, मैकेनिकल वेव्स आर दोज जिनको मीडियम की जरूरत है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो हैं जो कि बिना किसी मीडियम, बिना किसी पार्टिकल की प्रेजेंस के भी आगे बढ़ सकती हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, हम अब बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स के अंदर हम बात करेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर हम बात करेंगे जनरली ट्रांसवर्स वेव की। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, पहले बच्चों हम इसे समझते हैं। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जब भी जैसे सपोज कीजिए कि हम साउंड को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है बच्चों, इसको डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है बच्चों? जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने की वजह से जो एनर्जी, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, ये डिस्टर्बेंस हमारे मुंह से आगे ट्रैवल करती है, हमारे माउथ से आगे ट्रैवल करती है। जब ये डिस्टर्बेंस आगे की ओर को बढ़ती है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस डिस्टर्बेंस को स्टूडेंट्स और आगे तक बनाऊं तो ये डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके की नजर आएगी, दिस डिस्टर्बेंस विल लुक लाइक दिस, ये डिस्टर्बेंस जो है फर्दर इस तरीके की नजर आएगी। तो बच्चों इसमें जो ये हाइट वाले पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, ये यूजुअली वो पोर्शंस है जहां पर क्या होता है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर साइड में होता है, और जो नीचे वाले पोर्शन दिख रहे हैं ये वेव के वो पोर्शन है जहां पर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ठीक अपोजिट साइज में होता है। तो अगर बच्चों आप इस वाइब्रेशन को किसी पार्टिकल से दिखाना चाहते हो, तो अगर ये जो मोशन है बच्चों वो पार्टिकल के लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो डाउनवर्ड वेव का मोशन है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन को राइट साइड में रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव पार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट और राइट साइड मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मीन पोजीशन से अगर ये जो अपर वाला पार्ट है बच्चों, अगर ये लेफ्ट साइड को मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो राइट साइड वाला पार्ट है ये राइट साइड को मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कुछ नहीं है बच्चों, ये मीन पोजीशन से लोकेशन को बता रहे हैं कि मीन पोजीशन से लेफ्ट को है या मीन पोजीशन से राइट को है। अब इसी तरीके से बच्चों अगर ये पार्टिकल कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो अपनी मीन पोजीशन से अप या डाउन, तो उस केस में जो ये अपवर्ड वाला वेव का पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है मीन पोजीशन से अपवर्ड वाइब्रेशन को, और बिल्कुल ऐसे ही जो ये लोअर वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स मीन पोजीशन से डाउनवर्ड वाले वाइब्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से वेव जो है वो क्या करती है, लेफ्ट राइट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, अप डाउन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, और इसी के बेसिस पे हमारी दो तरीके की वेव्स आती हैं। पहली तो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब है उसको हम समझें। सबसे पहले देखिए बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव में सबसे बेसिक जो वेव्स आती हैं वो हैं साउंड वेव्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ साउंड वेव? साउंड वेव में हमने कुछ बोला, बोलने की वजह से क्या होता है बच्चों, आसपास जो एयर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो हमारे कान के अंदर की जो एयर है उसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे कान के ईयर ड्रम, जो पर्दा होता है कान का, उसके साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से कान का जो पर्दा है बच्चों वो भी क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। इस वाइब्रेशन को हमारा ब्रेन जो है वो सेंस करता है, और उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जो साउंड आ रही होती है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे काम करती हैं? सपोज कीजिए कि हम कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, अब ये एनर्जी जो है वो आगे की ओर को बढ़ रही है, कुछ इस तरीके से आगे की ओर को बढ़ रही है,
ऐसे वाइब्रेशन जो है वो आगे को ट्रैवल कर रहा है बच्चों। तो क्या होता है यूजुअली कुछ जगहों पर तो जहां पर बच्चों एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर केस में तो एयर के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं और उसी वाइब्रेशन के अपोजिट पार्ट में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाते हैं। तो जहां पर बच्चों एयर के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, सीधी बात है, क्योंकि हर पार्टिकल मोशन कर रहा है और हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, और जिस पार्टिकल के पास मोशन है, मोमेंटम है, वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बच्चों। तो फोर्स से ही क्या बनता है, फोर्स अपॉन एरिया करके बच्चों हमें क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। तो जहां पर भी एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं बच्चों वहां पर एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स का जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक आ चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों जहां पर एयर के पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं वहां पर डेंसिटी भी कम हो जाती है, प्रेशर भी कम हो जाता है। इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहां पर बच्चों हमारे पास एक लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर से अगर कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों वेव्स जा रही हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आसपास की एयर होगी, कुछ रीजन तो एयर का ऐसा होगा बच्चों जिसमें मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ चुके होंगे, कुछ इस तरीके से पास एकदम एक दूसरे के क्लोज मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल क्लोज मॉलिक्यूल्स रहेंगे बच्चों। ये जो पोर्शन होता है इसमें जो प्रेशर और डेंसिटी की कंडीशन होती है दैट इज मैक्सिमम, प्रेशर और साथ साथ जो डेंसिटी होता है दैट इज मैक्सिमम। अब सिमिलरली जो वेव का, जैसे मैंने नेगेटिव वाला पार्ट दिखाया था, उसी तरीके से बच्चों जो वेव का नेगेटिव वाला पार्ट होता है उस दौरान जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जैसे वेव का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस दौरान तो पार्टिकल्स नजदीक आ गए, और नेगेटिव वाले पार्ट के दौरान जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो पहले तो आपको एक रीजन बच्चों ऐसा मिलता है जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और उसके बाद एक रीजन ऐसा मिलता है जहां पर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटिवली दूर होते हैं। ये देखिए इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से रिलेटिवली क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो बच्चों फिर इसके बाद दोबारा से ऐसा ही एक रीजन रिपीट होगा जहां पर पार्टिकल एक दूसरे के फिर से क्लोज आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल्स जो हैं बच्चों वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए। तो हम ये देखते हैं यहां पर देखिए बच्चों पार्टिकल्स जो होंगे दोबारा से एक दूसरे के क्लोज होंगे और फिर से आपको ये सेम रीजन रिपीट होगा। ये सेम रीजन क्या होगा, यहां पर रिपीट होगा। पार्टिकल्स फिर से आपको दूर दूर डेंसिटी वाले मिलेंगे, एक दूसरे से उनके बीच का गैप जो होगा बच्चों वो लार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली होता यह है कि हमारे जब भी हम कुछ बोलते हैं या कोई भी साउंड सोर्स कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, तो जिस रीजन में जब वेव का पॉजिटिव वाला पार्ट चल रहा होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर रिप्रेजेंट किया था बच्चों, जो वेव का पॉजिटिव वाला पार्ट जो होता है ये वाला जो चल रहा है, इस पार्ट के दौरान जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, तो उस रीजन में प्रेशर और डेंसिटी जो है वो बढ़ जाते हैं। और जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो इस रीजन में हमारे प्रेशर या डेंसिटी जो है वो घट जाते हैं। प्रेशर या डेंसिटी में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, प्रेशर डेंसिटी यहां पर क्या हो जाती है बच्चों, मिनिमम हो जाती है। तो जो ये रीजन है जहां पर हमारी प्रेशर और डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, जहां पर प्रेशर और डेंसिटी बच्चों मैक्सिमम होती है, इस रीजन को बोला जाता है एक कॉम्प्रेशन, इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन। और जहां पर बच्चों हमारी प्रेशर या डेंसिटी मिनिमम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, उसे बोला जाता है एक रेयर फैक्शन, उसे बोला जाता है एक रेयर फैक्शन। इसको बच्चों एक स्प्रिंग के एग्जांपल से समझते हैं। स्प्रिंग के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे और एकदम से छोड़ेंगे तो स्प्रिंग पहले दबता है, बाहर आता है, दबता है, बाहर आता है। तो ये जो ऑसिलेशन है बच्चों, ये जो वाइब्रेशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है। एक फिगर के थ्रू मैं इसे भी क्लियर करूंगा। देखिए किस तरीके से एक स्प्रिंग में आप कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन देखेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ ये है, ये जब ना आप इसको खींच रहे हैं ना आप इसको दबा रहे हैं, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो बच्चों जब हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, तो इनके लूप्स के बीच का गैप जो होता है वो बढ़ जाता है। लूप्स के बीच का ये गैप जो देख रहे होंगे बच्चों आप, ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले देखो इन लूप्स के बीच में इतना सा गैप था, इतना इतना गैप था, लेकिन अब ये गैप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसे हम बोल रहे हैं बच्चों कंडीशन किसकी, रेयर फैक्शन की कंडीशन बोल रहे हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ बच्चों, स्प्रिंग के जो लूप्स थे वो एक दूसरे से दूर चले गए, तो लूप्स की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये चीज क्या है बच्चों, एक रेयर फैक्शन है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें, बिल्कुल सेम वे में बच्चों अगर हम स्प्रिंग को दबा दें, कंप्रेस कर दें, तो उससे लूप्स बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या हुआ,
अपने लूप्स के बीच का जो गैप है दैट हैज डिक्रीज, लूप के बीच का गैप जो हो गया वो कम हो गया। तो इस चीज को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉम्प्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं बच्चों वो मीडियम में क्या होती हैं, रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन के रूप में चलती हैं। ठीक है, और इन वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होती है, जिस भी डायरेक्शन में, मान लीजिए बच्चों कि अगर आपके पास वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, प्रोपोगेशन यानी कि जहां को वेव चल रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, यानी कि ऐसे वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन के दोनों ओर। ये देखो मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरीके से बच्चों ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो मीन पोजीशन के दोनों ओर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव जारी होती है उसी डायरेक्शन में सारे पार्टिकल लेफ्ट राइट उसी रास्ते में वाइब्रेट करते हैं। सो दैट इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वर्ड लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है कि जब भी आपके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन अगर मैच कर जाए तो उसे वर्ड को बोला जाता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोला जाता है उसे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। तो अब हम इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसवर्स वेव का। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा बच्चों, ट्रांसवर्स वेव बेसिकली कैसे ट्रैवल करती है, ट्रांसवर्स वेव में आती हैं बच्चों यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये एयर के साथ या किसी मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये पार्टिकल्स को कुछ ऐसे वाइब्रेट करती हैं बच्चों। अगर प्रोपोगेशन वेव का इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं। तो आप देखिए इन दोनों वेव्स में कितना फर्क है। इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है जहां को वेव चल रही है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो होता है वो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उससे 90 डिग्री पे वाइब्रेट करता है। 90 डिग्री पे पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, वाइब्रेट कर रहा है। तो दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो होगा वो प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पे वाइब्रेट करता है। देखिए ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं बच्चों वो 90 डिग्री हैं। तो प्रोपोगेशन जो ट्रांसवर्स वेव का है बच्चों वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होता है। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव को अगर मैं दिखाऊं तो ट्रांसवर्स वेव बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों। ये जो हाइट्स आपको दिख रही हैं परपेंडिकुलर में बच्चों, पार्टिकल पहले ऊपर जाता है। ये देखो बच्चों, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये देखो ये जो पोर्शन है बच्चों ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो इसे बोला जाता है एक क्रेस्ट, इसे बोला जाता है एक क्रेस्ट बोला जाता है बच्चों। और इसी तरीके से जो ये लोअर में वाइब्रेट कर रहा है, नीचे जो वाइब्रेट कर रहा है, इस पोर्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पोर्शन है बच्चों इसे बोला जाता है ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट का जो इंग्लिश में मतलब क्रेस्ट जो है बच्चों वैसे बेसिकली एक सिनोनियम है किसके लिए, माउंटेन के लिए। किसके लिए सिनोनियम है, माउंटेन के लिए। तो क्रेस्ट का मतलब होता है जो हाई हो, ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन से अपवर्ड। ठीक है, और सिमिलरली बच्चों या फिर रेफरेंस लाइन जो भी आपने ली है बच्चों उससे अपवर्ड्स। सिमिलरली जो अपना ट्रफ है इसका हिंदी में मीनिंग होता है खाई, कोई गड्ढा। ठीक है, तो ट्रफ मतलब अपनी जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे। तो बच्चों अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हो और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो तो बच्चों ऊपर को जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ये सब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है ये एक तरीके से, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सब पॉजिटिव में मेजर की जाती हैं, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब अगर आप नीचे वाले को देखें तो ये सब के सब कैसे हैं, माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये सारे जो वाइब्रेशंस हैं इनकी जो डिस्प्लेसमेंट जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे वो सब नेगेटिव्स में आएंगी। तो बच्चों जो ये पॉजिटिव वाले वाइब्रेशंस हैं इनको क्रेस्ट बोला जाता है, और जो ये नेगेटिव में जाता है मीन पोजीशन से उसको ट्रफ बोला जाता है। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, ये फैक्ट्स हमको ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं बच्चों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर और उन्हें देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या है बच्चों। जैसे टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी में जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों दैट इज एम्पलीट्यूड। हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एन एम्पलीट्यूड। देखिए बच्चों जब भी कोई वेव आगे की ओर को ट्रेवल कर रही है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, देखिए ये, ठीक है, इस तरीके से वेव जो है बच्चों वो आगे की ओर को ट्रैवल कर रही है। तो वेव में कोई भी पार्टिकल अगर हो तो वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना लेफ्ट में या मैक्सिमम जितना राइट में जा सकता है उसे बोला जाता है बच्चों उसका एम्पलीट्यूड। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं बच्चों। एक धागे से हम एक पेंडुलम को अगर लटका दें, मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है बच्चों, मैंने इसे लटका दिया। अब
इसके बाद क्या हुआ, ये पेंडुलम को मैं लेफ्ट में ले गया ऐसे करके, ठीक है, और तो ये पेंडुलम एक लेफ्ट तक एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर वापस आया इस डायरेक्शन में वापस आएगा, तो यहां पर भी इतनी मोशन करेगा, यहां पर तक आएगा, ठीक है। तो बच्चों मीन पोजीशन और इसके बीच में ये जो गैप है, जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, इसे ही बोला जाता है एम्पलीट्यूड। यानी कि मीन पोजीशन से लेफ्ट, यानी कि अभी तो ये राइट की बात कर रहे हैं बच्चों हम, तो राइट में कितनी भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे मैक्सिमम, जिस कॉर्नर तक वो मैक्सिमम जा रहा है, या फिर लेफ्ट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। और यूजुअली किसी भी वाइब्रेशन के लिए क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो अगर वेव मोशन में मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, तो अगर पार्टिकल की मीन पोजीशन ये है, तो ये जो चीज है बच्चों, ये जो हाइट है, इसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, इसी हाइट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। और सेम तरीके से ये हाइट भी क्या है, एम्पलीट्यूड ही है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एम्पलीट्यूड का, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आइदर लेफ्ट और राइट और आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, यही क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा एम्पलीट्यूड वेव का कहलाएगा। अब इसके बाद हम सीधे सीधे आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है उसे समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब ये होता है आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति वर्ड का मतलब है कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों ये जो ऑसिलेशंस, जो वेव आपको आगे नजर आ रही है, ये कितनी बार वाइब्रेशन कर रही है एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में पार्टिकल को ये कितनी बार वाइब्रेट करा सकती है, उसको बोला जाता है वेव की फ्रीक्वेंसी। यानी कि सपोज कीजिए बच्चों, कोई वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वेव का जो एक ऑसिलेशन है बच्चों वो ये है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये एक ऑसिलेशन हुआ। एक ऑसिलेशन बच्चों ये है, 2 हो गए, एक ऑसिलेशन ये है बच्चों 3 हो गए, और एक ऑसिलेशन ये है 4 हो गए। सपोज करो कि एक सेकंड में वेव जो है वो यहां से यहां तक पहुंच जाती है, तो एक सेकंड में वेव जो है कितने वाइब्रेशन कर रही है कंप्लीट, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन और 4 वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं उसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अगर बच्चों मैं साउंड के फॉर्म में इसकी बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करती है कि किसी भी आवाज की वजह से मेरे कान का जो पर्दा है, जो ईयर ड्रम है, वो कितनी बार वाइब्रेट करेगा। बच्चों जब हम कोई भारी साउंड सुनते हैं, जैसे बेस वाले कुछ सॉन्ग सुनते हैं, या फिर किसी ऐसे आदमी की आवाज़ सुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटेड है, बहुत भारी है, तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम कहने का मतलब उसकी जो आवाज़ होती है वो हमारे कान के ईयर ड्रम्स को बहुत कम वाइब्रेट करती है, बहुत कम बार वाइब्रेट करती है एक सेकंड के अंदर, तो वो आवाज़ हमें काफ़ी भारी सुनाई देती है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों अगर कोई गर्ल की आप आवाज़ सुने, यूजुअली वो आपको पतली सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड श्रिलनेस ऑफ साउंड। जो ये पतली साउंड है बच्चों, पतली साउंड इसीलिए आती है क्योंकि हमारे कान के पर्दे को ज़्यादा बार वाइब्रेट करना पड़ता है एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो कोई भी साउंड अगर आपको पतली सुनाई दे रही है, जैसे अगर कोई चिल्लाए बहुत शार्पली, तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो मोटी आवाज़ें होती हैं, भारी आवाज़ें होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है बच्चों। तो ये अगर मैं ये बोलूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज। मान लीजिए कि एक सेकंड के टाइम इंटरवल में वो यहाँ से यहाँ तक 4 बार वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 4 हर्ट्ज। बच्चों ये जो हर्ट्ज है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई वेव है जो एक सेकंड में एक पार्टिकल को 100 बार वाइब्रेट करा सकती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर वो 1000 बार वाइब्रेट करा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के अपने पास 3-4 अलग अलग क्या आ जाते हैं, यूनिट्स आ जाते हैं। जैसे बच्चों 1 किलो हर्ट्ज की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब एक पार्टिकल एक सेकंड में 1000 बार वाइब्रेट कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी हुई 1000 हर्ट्ज। इसी तरीके से बच्चों 1 मेगा हर्ट्ज की बात करें, सो 1 मेगा हर्ट्ज इज 10⁻⁶ हर्ट्ज। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करे, 10 लाख बार वाइब्रेट करे, तो समझ लो उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 मेगा हर्ट्ज है। ऐसी बच्चों 1 गीगा हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 10⁻⁹ हर्ट्ज। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सेकंड में 10 करोड़ बार वाइब्रेट करे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगा हर्ट्ज है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आ जाते हैं। अब अगली बात करते हैं हमारे
जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है अपना वेवलेंथ का टॉपिक। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वेवलेंथ? देखो बच्चों, जब भी कोई वेव वाइब्रेट करती है तो डिस्टरबेंस जो है, जब वो वाइब्रेशन शुरू करता है बच्चों पार्टिकल्स का, तो फिर वो आगे कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। तो कोई भी वेव बच्चों जब आगे बढ़ती है, कोई भी वेव जब आगे बढ़ती है तो वो कुछ दूरी भी तय करती है। ये देखिए, कुछ दूरी भी वो मीडियम में तय करती है। जैसे बच्चों अगर हम पत्थर पानी में फेंकें तो पानी में पत्थर फेंकने के बाद जो डिस्टरबेंस है वो आप देखते होंगे कि पानी पहले ऐसे उठता है बच्चों, फिर ऐसे नीचे जाता है, फिर ऐसे उठता है। तो बच्चों ये आप देख रहे होंगे कि ये वेव ने कुछ दूरी भी तय करी है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कुछ दूरी भी तय करी है। तो एक वाइब्रेशन के दौरान वेव जितनी लेंथ ट्रेवल करती है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? वेवलेंथ बोला जाता है। और वेवलेंथ यूजुअली किसमें होती है बच्चों? मीटर में वेवलेंथ क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो बच्चों वेवलेंथ जो है वो क्या होती है? मीटर में दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना कॉन्सेप्ट किसका हो गया बच्चों? वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन है बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वेव है, तो इसके बच्चों दो क्रेस्ट, जैसे ये दो क्रेस्ट हैं, इनके बीच का गैप भी उतना ही होता है जितना कि ये होता है बच्चों। तो वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन क्या है? दो क्रेस्ट के बीच का गैप या फिर दो ट्रफ के बीच का गैप, उसे भी क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें जो है बच्चों वो क्या है? इक्विवेलेंट हैं, एक जैसी हैं। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के गैप को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ बोलते हैं। अब हम वेवलेंथ को समझ चुके हैं, हम फ्रीक्वेंसी को समझ चुके हैं, अब हम टाइम पीरियड को देखेंगे और इसका एक कनेक्शन छोटा सा एस्टैब्लिश करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हम टाइम पीरियड देखते हैं वो क्या होता है बच्चों। टाइम पीरियड देखिए बच्चों, हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल है बच्चों वो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन करता है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहां पर मैंने टाइम है एक सेकंड का, मान लीजिए मैंने टाइम लिया है, ठीक है, तो इसने एक वाइब्रेशन किया है, एक और वाइब्रेशन किया है और एक और वाइब्रेशन किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हर्ट्ज हो गई बच्चों। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन करने में इसको कितना टाइम लगा होगा? अगर ये एक सेकंड में 3 वाइब्रेशन कर रहा है तो एक वाइब्रेशन में टाइम कितना हुआ? 1/3 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में 3 वाइब्रेशन कर रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आता है बच्चों? एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है? 1/ जितने भी वाइब्रेशन उसने करे, और जितने वाइब्रेशन होते हैं बच्चों उसे क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है। द टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम हुआ 1 सेकेंड का, टोटल टाइम 1 सेकेंड है, और एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हुए हैं वो f हुए हैं। तो बच्चों एक वाइब्रेशन का टाइम कितना हो गया? 1/f हो गया। तो अब बच्चों इसी के बेसिस पे हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है इन सब का रिलेशन। अब बच्चों ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है। हमने देखा कि टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। मैं वेव को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई वेव है ऐसी, ठीक है, तो बच्चों अगर आप ये देखें कि ये मान लीजिए वो डिस्टेंस, आप ये जानते हैं कि किसी भी वेव ने एक सेकंड में जो वाइब्रेशन का नंबर कंप्लीट किया उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि इस वेव ने टोटल 5 वाइब्रेशन करे हैं एक सेकंड में। मान लीजिए कि एक सेकंड में ये इतने वाइब्रेशन कर लेती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई बच्चों? 5 हर्ट्ज हुई। अब बच्चों हर वाइब्रेशन में वो कुछ लेंथ भी ट्रेवल कर रही है। कितनी ट्रेवल कर रही है? लेंथ। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको अगर हम डिस्कस करें तो लेंथ ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन, देखिए लेंथ ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में कितनी लेंथ ट्रेवल करती है बच्चों? कोई भी वेव वेवलेंथ के बराबर ट्रेवल करती है। वेवलेंथ के बारे में आप जानते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो बच्चों कोई भी वेव एक वाइब्रेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? लैम्डा। अब बच्चों नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है एक सेकंड में? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो वाइब्रेशन होते हैं बच्चों उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो अगर हम क्या करें, हम यहां से क्या करते हैं बच्चों, एक छोटी सी ट्रिक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f इंटू लैम्डा करते हैं बच्चों। तो f इंटू लैम्डा से क्या मिलेगा? देखो f का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वाइब्रेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
1 वाइब्रेशन। यही हुआ बच्चों इसका मतलब। तो अब देखो इससे क्या मिलता है। अब देखो बच्चों, 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन हुए मल्टीप्लाइड बाय 1 वाइब्रेशन में कितनी लेंथ ट्रेवल करी, तो इससे आपको यही तो मिला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, यही मिला बच्चों। दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। देखो, एक वाइब्रेशन में लेंथ ट्रेवल होती है लैम्डा, और 1 सेकेंड में वाइब्रेशन होते हैं एफ। तो 1 सेकेंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितने वाइब्रेशन 1 सेकेंड में हो रहे होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 वाइब्रेशन में कितनी दूरी तय करी। तो बच्चों कोई भी चीज 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बच्चों वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जो दूरी तय करता है या जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसे बोला जाता है वेलोसिटी। और यहां से हमारे पास रिलेशन आता है बच्चों कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये है कोरिलेशन किसके बीच का, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच का। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ वेव एंड व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट टर्म्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे साउंड वेव्स क्या होती हैं, उनकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, और अलग अलग टाइप की साउंड अलग अलग मीडियम में कैसे बिहेव करती है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।